से सदा वत्सले मातृभूमि। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा केस जिसके विषय में मुझे लगता है कि मोरली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन लीगली ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया है। लीगली ऑर्डर और मोरली ऑर्डर में मैं जो फ़र्क है वो बता दूं कि जब हम कहते हैं मोरली नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ होता है कि समाज की नज़र में थोड़ा उस पर समस्या है। मोरल जो ग्राउंड्स हैं या जो समाज के ग्राउंड्स हैं एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, वो दूसरे ग्राउंड है। लेकिन लीगली यानी कि कानून क्या कहता है और कोर्ट क्या उस पर ऑब्जर्वेशन देता है, पुरानी स्ट्रैटेजी, पुरानी स्टैटिस्टिक्स और स्टेटस और कॉन्सेप्ट पर क्या कहता है। मैं बहुत बार कहता हूं कि जो कानून में लिखा हुआ है, जो कानून पास किया गया है, ऐसा कोई कानून पास नहीं किया जा सकता जो कि पिछली रीजनिंग को या पिछला कानून का जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रेक कर रहा हो। हाँ, कानून के बेस को ब्रेक कर रहा हो, बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा हो। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि लेजिस्लेटिव नेक्सस कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं हो सकता जो कि ये कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को क्वालिफाई नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर को क्वालिफाई नहीं कर सकता मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो खुद में बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें भी नहीं कर सकता। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया जाए तो ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ का जो लोक कानून है, प्रशासनिक कानून, लोक व्यवस्था है, पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी को क्रॉस नहीं कर सकता। पब्लिक पॉलिसी भारत की क्या है? पब्लिक पॉलिसी भारत की बिल्कुल साफ है, जो हजारों वर्षों से प्रैक्टिस में चला आ रहा है। वो अगर कहीं से करप्टेड नहीं है और समाज का उससे हित हो रहा है, उससे अहित नहीं हो रहा है, तो फिर वो पब्लिक पॉलिसी है। ये पब्लिक पॉलिसी के बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर पब्लिक पॉलिसी उसका बेस है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर बाकी कानून। तो कानून में आपने कुछ भी लिखा हो, आपने लेजिस्लेशन से कुछ पास कर दिया हो, ठीक है कि वो आम जनता के लिए, छोटी कोर्ट्स के लिए वो फॉलोइंग लाइनअप बनता है, लेकिन वो अगर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जिस समय उसका रिव्यू होता है और ये पाया जाता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये पाया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है, वो पाया जाता है कि वो पब्लिक पॉलिसी की भारत के खिलाफ है, तो फिर उसको अवैधानिक घोषित किया जाता है। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है। ये हमारे यहाँ का सिस्टम। अब मैं उस केस पर आता हूं जो दो जजों की बेंच ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा, ऑनरेबल जस्टिस विकास महाजन। इन दो जजेस की बेंच में एक अजीबोगरीब टाइप का केस आया। बात यह थी कि एक महिला जिसने पहले एक विवाह किया हुआ था, वो आर्मी पर्सन थे, दोबारा वो उनसे एक बेटी उसके पास है महिला के, फिर उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी में एक और बेटी पैदा हुई, और इसके बाद फिर डिवोर्स हुआ, इसके बाद फिर डिवोर्स हुआ। या इस मामले में सवाल ये पैदा होता है कि जो पहली बेटी है पहले पति से, उसका मेंटेनेंस कौन देगा, और जो दूसरी बेटी है उसका मेंटेनेंस तो भाई सीधी सी बात है सेक्शन 125 सीआरपीसी में और सेक्शन 25 मेंटेनेंस एक्ट में, इसमें व्यवस्था है कि हिंदू मेंटेनेंस एक्ट में आपको उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, दोनों का देना पड़ेगा, पत्नी का भी देना पड़ेगा। डिवोर्स हो गया तो क्या हुआ? यहाँ पर सेक्शन 125 के जो क्लैरिफिकेशन है, सेक्शन 125 सीआरपीसी का क्लैरिफिकेशन है, उसमें कोर्ट ने यह कहा है कि वाइफ इंक्लूडिंग डिवोर्स्ड वाइफ, यानी कि जो वाइफ शब्द इस्तेमाल किया गया है कि पेरेंट्स, ओल्ड एज पेरेंट, पत्नी और बच्चों का मेंटेनेंस, तो इसमें यह कहा गया है कि पत्नी का मतलब यहाँ डिवोर्स्ड वाइफ भी है, यानी कि आप डिवोर्स दे चुके हैं तो क्या हुआ, उसका मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। और जिस समय डिवोर्स दिया उस समय आप अगर क्लर्क थे और आज आप कलेक्टर बन गए, तो फिर उसका कलेक्टर के हिसाब से मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ना कि क्लर्क के हिसाब से, क्योंकि वो अगर पत्नी रहती आपके साथ तो फिर वो कलेक्टर की वाइफ होती, कलेक्टर की वाइफ के नाते, कलेक्टर की वाइफ के हैसियत से उसका मेंटेनेंस होता। तो आज भी आपको कलेक्टर की वाइफ के रूप में उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ना कि जिस समय डिवोर्स हुआ उस समय क्लर्क थे तो क्लर्क के स्टेटस पर। ये बिल्कुल कानून में क्लियरिटी है, इसमें कोई फंदा नहीं है। मामला यह है कि पहले पति से जो संतान है, क्या उसका मेंटेनेंस भी देना है? तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, देखिए जिस समय आपकी शादी हुई थी तो शादी के समय पर उस पहले जो आपकी पत्नी है उसके पहले से एक बेटी थी, ये बात
क्लैरिफाइड थी? और जब आपको पता था तो क्या आपने जब शादी की थी तो उस बच्ची को मेंटेन करना या उसकी परवरिश करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं थी? वो जो पत्नी आपसे, बच्चे की माँ जो आपसे विवाह कर रही थी, वो इस और देख रही थी कि उसकी बच्ची की परवरिश आप करेंगे, उस बच्ची की देखभाल आप करेंगे। या तो पहले से तय हुआ होता कि नहीं भाई, ये जो पहले पति से बच्ची है इसको हम साथ में नहीं रखेंगे, इसका मेंटेनेंस की मेरी जिम्मेवारी नहीं है, वो व्यक्ति आप कहते। आपने ऐसा नहीं कहा, तब तो बिटिया सहित आप ले आए और खूब आपने भरण पोषण किया। बाद में आपका एक बेटी और पैदा हुई और डिवोर्स हो गया। तो अब आप कहते हैं कि भाई पहली वाले पति से जो इसकी संतान है उसका मेंटेनेंस मेरे ऊपर क्यों? कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चूंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, और आपने अब दूसरी शादी कर ली है तो दूसरी बच्चा और पत्नी की भी जिम्मेवारी आपकी बनती है, और पहले की जिम्मेवारी आपकी बनती ही है, और पहली पत्नी के पहले पति से जो संतान है उसकी भी जिम्मेवारी आपकी बनती है। 2,500 रुपए बच्चों को आपको देना पड़ेगा 5 साल तक, और उसके बाद 3,500 रुपए 5 साल तक देना पड़ेगा, अगले 5 साल तक देना पड़ेगा, और 5,000 रुपए उसके बाद तब तक देना पड़ेगा जब तक लड़कियों की या तो शादी हो जाए और या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। यानी कि अभी 2,500 रुपए अभी देना शुरू करिए, जो अभी का चार्ज है, 5 साल बाद ये 5,000 रुपए हो जाएगा, 3,500 रुपए हो जाएगा, और फिर 5 साल बाद, आज के 10 साल बाद 5,000 रुपए महीना ईच दोनों को, यानी कि 10,000 रुपए दोनों को आपको देना पड़ेगा, और वो तब तक देना पड़ेगा जब तक कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए या फिर उनका विवाह ना हो जाए। और जो पूर्व पत्नी है उसका मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी लीगल एनोमलीज तैयार हो जाती। पहला पति जो कि एक आर्मी पर्सन है, उसका वो मेंटेनेंस देगा क्या पहली पत्नी को? मतलब उसकी पत्नी जो डिवोर्स ले चुकी, उसका जो बच्चा है क्या वो मेंटेनेंस उसका देगा? ये बहुत सारे प्रश्न अभी हैं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी से कहा कि नहीं, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पर कई एक एनोमलीज नई तैयार हो जाती है, और वो एनोमलीज ये हैं कि पहले पति से जो संतान है तो पहले पति की जिम्मेवारी है मेंटेन करने की कि नहीं? पहले पति को क्या कोर्ट को सम्मन करना चाहिए थी कि भैया आप भी आओ, आप भी बताओ, क्या पहला पति सक्षम नहीं है? चूंकि वो आर्मी पर्सन है इसलिए सक्षमता तो उसके साथ है, तो क्या पहला पति सक्षम नहीं है? क्या पहले पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? ये बहुत सारी नई एनोमलीज तैयार हो जाती हैं। कोर्ट ने जो रीजनिंग दी है उससे मैं सहमत हूँ कि भाई जिस समय आपकी शादी हुई थी उस समय लड़की उसके साथ आई थी, पत्नी के साथ आई थी, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो अब आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। लेकिन सवाल वही है, क्या जब शादी की थी तो भी उस पत्नी को जो आपके साथ विवाह किया है अपने पहले पति से अपनी बेटी के लिए मेंटेनेंस लेने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ कुपार्सनरी बना दी गई। कुपार्सनरी बनाने का मतलब 2004 में सक्सेशन एक्ट में संशोधन कर दिया गया। उससे पहले जो महिला जिस घर में विवाह होकर जाएगी उस घर में उसकी कुपार्सनरी अपने पति के हिस्से में लगती है। पति के हिस्से में मतलब पैतृक संपत्ति है, तो शादी होकर पत्नी महिला गई तो फिर उसके पति का जो हिस्सा बनता है उस हिस्से में वो भी हिस्सेदार होगी, और जब कुपार्सनरी ब्रेक होगी तो उसके बच्चों के साथ अगर बच्चे बंटवारा करवाते हैं तो महिला का भी एक हिस्सा लगेगा, माँ का, बाप का और बच्चों का, अगर पैतृक संपत्ति है तो। लेकिन जब आपने उसमें 2004 में संशोधन कर दिया सक्सेशन एक्ट में, और उसमें ये कह दिया कि महिला का विवाह होने के बाद भी उसके मायके की संपत्ति में कुपार्सनरी रहेगी और वो उसकी उसका अधिकार होगा। विवाह हो गया तो क्या हुआ, इसमें अविवाहित महिला और विवाहित महिला दोनों शामिल है। तो फिर वहां पर सवाल खड़ा हो गया कि दो एनोमलीज की पति की संपत्ति में कुपार्सनरी बनेगी या फिर भाई की संपत्ति में या पिता की संपत्ति में कुपार्सनरी बनेगी, और अगर दोनों में कुपार्सनरी बनेगी तो क्या दो कुपार्सनरियां बनेगी? इसके बाद फिर एक संशोधन किया 2004 में, उसमें यह कहा कि अगर पति मर जाता है तो वो दूसरा विवाह कर लेती है, दूसरा विवाह करने के बावजूद पहले पति की संपत्ति का सक्सेशन करेगी। तो जो पति मर गया है उसकी संपत्ति में सक्सेशन करेगी, उसके बाद वो दूसरा विवाह करेगी। 2004 से पहले कानून ये था कि वो जब दूसरा विवाह करेगी तो पहले पति की संपत्ति उसको छोड़नी पड़ेगी।
दूसरे पति की ही वो उत्तराधिकारी होगी जो जिससे उसने विवाह किया। लेकिन 2004 में संशोधन कर दिया गया कि नहीं, वो पहले पति का भी सक्सेशन करेगी, पहले पति की जॉब का भी सक्सेशन करेगी और पहले पति की संपत्ति का भी सक्सेशन करेगी। तो फिर ये जितने उसके विवाह हुए, 1 2 3 4, दुर्भाग्य से अगर 3-4 विवाह उसको करने पड़े, किस्मत की बात है, मतलब ये दुर्भाग्य की बात है। तो फिर क्या वो चारों घरों की कोपार्सनरी बनाएगी? क्या उसकी कोपार्सनरी 4 घरों की बनेगी, पिता के घर की भी बनेगी, 4 पतियों की बनेगी, करंट पति की बनेगी? ये सवाल पूछने वाली ये एनोमली है, ये लीगल एनोमली है। इस एनोमली का क्या सोल्यूशन निकलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक ये एनोमली है, यानी कि ये अभी संशय है। जैसे कि इस केस में पहले पति के बजाय दूसरे पति के डिवोर्स के बाद भी पहले पति से उत्पन्न संतानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।